विकास कुमार। वेलकम टू 12 आवर मैराथन मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज की जो हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रही है, आज से जो हमारी लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है वो हमारी इलेक्ट्रिकल्स की लेक्चर सीरीज होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने बात किया था मरीन इंटरनल कंबशन इंजन MICE पे मैंने डिस्कशन किया था। मैंने 7 लेक्चर्स लाया, मोर देन 6 आवर्स की लेक्चर्स थी एंड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर किया है जो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नाउ आर डेट, जो डिफरेंट सर्वेयर्स एंड डिफरेंट मरीन इंटरव्यूअर्स के द्वारा पूछे जा रहे हैं। सो आज की लेक्चर्स जो हमारी स्टार्ट होने वाली है, ये लेक्चर्स होगी इलेक्ट्रिकल्स के बेसिस पे। नाउ अडेज इलेक्ट्रिकल्स टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। वेरियस शिपिंग कंपनीज इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे फोकस कर रही है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नाउ ये लेक्चर सीरीज आएगी, मैं 3 लेक्चर सीरीज लेकर आने वाला हूं इलेक्ट्रिकल्स के बेसिस, मींस ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स। एंड मेरी रेगुलर इलेक्ट्रिकल लेक्चर सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, नो डाउट। ओके, सो ये जो लेक्चर सीरीज होगी, जो इलेक्ट्रिकल्स, जो मैराथन लेक्चर्स की पार्ट 2 इलेक्ट्रिकल जो लेक्चर सीरीज होगी, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मरीन इंजीनियरिंग कैडेट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, सेकंड TME के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इज GME, फोर्थ वन इज ETO एंड फिफ्थ वन इज योर MEO एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये पूरी जो 3 वीडियोस आने वाली है इलेक्ट्रिकल के बेसिस पे, पूरी इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात करूंगा। ओके, GME के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, मरीन इंजीनियरिंग के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं बात करूंगा। तो आज की वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में बात करूंगा, फर्स्ट टॉपिक हमारी होगी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर। ओके, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विच इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। अगर आप मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हो, अगर आप GME के लिए अपीयर हो रहे हो, तो आपके लिए फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होती है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शंस और व्हाट इज जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, व्हाट इज लेंज लॉ, व्हाट इज फैराडे लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे मैं फोकस करूंगा। आफ्टर दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स पे बात करूंगा, व्हाट इज एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, अपरेंट पावर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट इज पावर फैक्टर्स, जो मोस्टली स्टूडेंट्स पावर फैक्टर डिफाइन करने में फेल हो जाते हैं। यस, पावर फैक्टर को करेक्ट डिफाइन नहीं कर पाते, दे जस्ट से पावर फैक्टर इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। यस, द डेफिनेशंस मे बी ट्रू बट द कांसेप्ट इज नॉट ट्रू। ओके, नाउ आफ्टर दैट ये अगर मैं पोर्शंस फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा मशीन्स पे, दैट इज स्टैटिक मशीन्स एंड सेकेंड वन इज रोटेटिंग मशीन। सो स्टैटिक मशीन्स में मैं ट्रांसफार्मर की बात करूंगा एंड रोटेटिंग मशीन्स में मैं जाऊंगा, पूरी ब्रीफ आज एक्सप्लेन करूंगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। व्हाट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, व्हाट इज SCIM that is squirrel cage induction motor और SCIR that is squirrel cage induction rotor। एंड आफ्टर दैट मैं ये भी पॉइंट डिस्कस करूंगा व्हाट इज स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। आफ्टर दैट ये पूरी 3 फेज इंडक्शन मोटर एक्सप्लेनेशंस के बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द बेसिक्स डिफरेंस बिटवीन मोटर एंड जनरेटर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर। सो ये लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मोस्टली मरीन इंजीनियरिंग कैडेट्स या GME कैडेट्स भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काफी चीजें पढ़े होते हैं, बट इलेक्ट्रिकल्स जो होती है, यस समहाउ उनकी कॉन्सेप्ट्स होती है इलेक्ट्रिकल्स की, बट हर किसी को, चाहे वो मरीन इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हो, इलेक्ट्रिकल्स हर किसी को ऐसा लगता है टफ है, बट एक्चुअली ये टफ नहीं है। ओके, इसको मैं आपके लिए इजी बनाऊंगा एंड ये मैराथन लेक्चर से तो काफी मैं चीजों को इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डिस्कस करूंगा एंड आप मेरे रेगुलर लेक्चर्स में भी बने रहे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड आवर लेक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, एक्चुअली व्हाट इज एक्टिव पावर, व्हाट इज रिएक्टिव पावर एंड व्हाट इज एक्चुअली अपरेंट पावर एंड हाउ आफ्टर ऑल दिस 3 थिंग्स हाउ कैन वी डिफाइन पावर फैक्टर, मैं उस पर बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एक्टिव पावर। एक्टिव पावर की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा, ओके, कॉन्सेप्ट समझनी होगी, ओके, ताकि आप इंटरव्यू में डिलीवर कर पाओ, राइट। तो ना से अगर मैं रेजिस्टिव सर्किट ले रहा हूं,
रेजिस्टिव सर्किट आपको पता होगी। ओके, ये जो कॉमन टर्म है, आप मेरे रेगुलर लेक्चर्स प्लीज विजिट करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मेरी रेगुलर लेक्चर्स प्लीज एक बार विजिट कर लो, 6 to 7 लेक्चर्स आप देख लो। वहां पर मैं सारी चीजें डिफाइन किया हूं, वहां पर मैं वोल्टेज भी डिफाइन किया हूं, करंट भी डिफाइन किया हूं ना। फर्स्ट वन इज रेजिस्टिव सर्किट जो होती है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, वहां पर हमारी वोल्टेज एंड करंट की फेज जो होती है सीक्वेंस सेम होती है, नो लैगिंग कंडीशंस, नो लीडिंग कंडीशंस। वोल्टेज एंड करंट की जो हमारी सीक्वेंस होती है, फेज होती है, वो हमारी सेम होती है। लाइक आप देख सकते हो, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव की अगर मैं बात करूं, ओके, प्योरली रेजिस्टिव, ये हमारी वोल्टेज है तो ये हमारी करंट होगी। ओके ओके, चलो, अगर ये हमारी वोल्टेज है तो ये हमारी करंट होगी ना। अगर इस केस में अगर आपको मैं बोलूं पावर फाइंड करो, तो पावर इज जस्ट इक्वल टू V into I। ओके, पावर इक्वल टू V into I, तो ये हमारी I पॉजिटिव फैक्टर एंड V पॉजिटिव फैक्टर है, तो पावर हमारी क्या होगी, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, राइट, दैट इज योर पावर। क्लियर? नाउ अगेन योर V, ये हमारी V है, ओके, एंड I इस इंस्टेंट पे आप डिफरेंट पॉइंट पे कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ इस इंस्टेंट पर मैं कैलकुलेट करूंगा पावर। ओके, सो इस पोजीशंस पर वोल्टेज हमारी नेगेटिव है, करंट भी हमारी नेगेटिव है, हमारी पावर क्या होगी, पॉजिटिव। तो पूरी जो साइकिल होगी, ओके, इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट, वोल्टेज एंड करंट आप देख सकते हो, यहां पर हमारी वोल्टेज एंड करंट बोथ जीरो, वोल्टेज एंड करंट बोथ इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज एंड करंट बोथ इंक्रीज हो रही है, वोल्टेज एंड करंट बोथ मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू अचीव कर चुकी है। नाउ अगेन इट, ओके, अगेन ये हमारी जीरो पोजीशन पे आ रही है, अगेन हमारी वोल्टेज एंड करंट दोनों हाईएस्ट नेगेटिव, मैं बोल सकता हूं, पिक अचीव कर चुकी है। तो वोल्टेज नेगेटिव हो रही है तो करंट भी नेगेटिव हो रहा है, वोल्टेज पॉजिटिव तो करंट भी पॉजिटिव, तो यहां पर पावर जो डेवलप होगा हमेशा पॉजिटिव होगा, एंड दैट काइंड ऑफ पावर इज कॉल्ड एक्टिव पावर। क्लियर? सो इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं ना। व्हाट इज रिएक्टिव पावर? नाउ सपोज एक सर्किट है, ये जो हमारी सर्किट थी, यहां पर हमारी ओनली रेजिस्टिव लोड थी, ये जो हमारी सर्किट थी ओनली रेजिस्टिव लोड थी, मींस आपकी अगर मैं सिर्फ की बात करूं तो इस सर्किट में आपकी नेविगेशनल लाइट्स थी। ओके, योर नेविगेशनल लाइट। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सेकेंड थिंग मींस योर, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कैपेसिटर की। ओके, सपोज कैपेसिटर, सो इन कैपेसिटर करंट जो होती है वो हमारी वोल्टेज से लीड करती है, राइट? ओके, तो दिस इज आवर वोल्टेज, ये हमारी वोल्टेज है। ओके, एंड नाउ करंट क्या होगी, थोड़ी लीड करेगी। चलो, ये हमारी करंट है, ब्लैक वन मैंने वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया है एंड रेड वन करंट। नाउ एंड अब इस जो भी ग्राफ है, इससे मैं पावर फाइंड करूंगा एट वन इंस्टेंट फाइंड कर रहा हूं मैं। ओके, चलो मैं बोलता हूं मैं इस पोजीशन पे फाइंड करता हूं पावर। ओके, तो यहां पर आप देखो वोल्टेज पॉजिटिव, नाउ इसके कोरस्पोंडिंग करंट भी हमारी क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर? नाउ मैं इस पॉइंट पर फाइंड करता हूं, इस पॉइंट पे देखो करंट पॉजिटिव एंड करंट इसके कोरस्पोंडिंग हमारी वोल्टेज अगेन पॉजिटिव। नाउ मैं इस पॉइंट पे फाइंड करूंगा। ओके, इस पॉइंट पे हमारी क्या है, करंट क्या है, नेगेटिव, बट इसके कोरस्पोंडिंग इंस्टेंट, ओके, t इक्वल टू 2 सेकेंड, t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, तो वहां पर वोल्टेज एंड करंट को की कोरस्पोंडिंग हम लेंगे ना। ओके, तो वोल्टेज देखो यहां पर वोल्टेज पॉजिटिव है। क्लियर? यहां पर हमारी दोनों नेगेटिव। ओके,
यहां पर हमारी दोनों नेगेटिव, अगेन ये हमारी करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव। नाउ अगर मैं इसकी ग्राफिकल, ओके, अगर मैं पावर ड्रॉ करूं इस ग्राफ के रेफरेंस को लेकर, कैपेसिटर जहां इंट्रोड्यूस है सर्किट में, जहां पर आप देख सकते हो आपकी डिफरेंट कैपेसिटर्स की एप्लीकेशंस बोल सकते हैं, जहां पर कैपेसिटर्स बैंक्स लगी हुई होती है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल्स अरेंजमेंट में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स पे डिस्कस करूंगा। ओके, फिल्टर्स एंड कैपेसिटर्स लगी हुई होती है। ओके, तो वहां पर मैं बात कर रहा हूं कैपेसिटर बैंक्स। ओके, तो देखो यहां पर हमारी क्या हो रही है, अगेन अगर मैं यहां पर पावर ड्रॉ करूं तो पावर समहाउ आप देखोगे पॉजिटिव। ओके, आपको ओके मींस पावर जो है पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, मींस ऐसे पावर को मैं बोलूंगा रिएक्टिव पावर। ये हमारी होगी एक्टिव पावर एंड ये हमारी होगी रिएक्टिव पावर। ओके, सो रिएक्टिव पावर जस्ट आप देखो ये एक पेंडुलम की तरह होती है। ओके, जस्ट टू एंड फोर्थ मूवमेंट होती है, यहां पर कोई यूजफुल वर्क नहीं हो रही है। ओके, एंड ये काफी चीजें मैंने अपने रेगुलर लेक्चर्स में भी डिस्कस किया, बट मैराथन लेक्चर्स में भी ये चीजें डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द शिपिंग कंपनीज आपकी बेसिक्स चेक करती है, आपको पूछती है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर्स पूछती है। नाउ कम टू योर अपैरेंट पावर। नाउ योर अपैरेंट पावर इज इक्वल टू एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। आपकी जो अपैरेंट पावर होगी, ओके, अपैरेंट पावर जो होगी वो आपकी एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर होगी। ओके, नाउ देन व्हाट इज पावर फैक्टर? अगेन मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस। पावर फैक्टर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपको वही डेफिनेशंस बोल दी है। अगर आप ऐसे बोलते हो पावर फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, यस स्ट्रांगली एग्री, द डेफिनेशंस मे बी ट्रू, बट आपको इंटरव्यू में जितनी पॉसिबल हो सके आप प्रैक्टिकल अप्रोच करो, जितनी पॉसिबल हो सके आप प्रैक्टिकल अप्रोच करो। मैंने यहां पर आपको एक्टिव पावर डिफाइन किया, रिएक्टिव पावर डिफाइन किया। रिएक्टिव पावर में मैंने आपको क्या बोला, यहां पर यूजफुल वर्क नहीं हो रही है, इट जस्ट लाइक अ पेंडुलम टू एंड फोर्थ मोशन हो रही है। बट एक्टिव पावर जो हो रही है ये हमारी यूजफुल वर्क यहां पर होती है। ओके, नाउ व्हाट इज पावर फैक्टर? पावर फैक्टर इज जस्ट द रेशियो बिटवीन एक्टिव एंड अपैरेंट पावर। सिंपल, just the ratio between active power by apparent power. now आप ऑनबोर्ड शिप में देखोगे डिफरेंट इंडक्शन मोटर। सपोज एक इंडक्शन मोटर में लेता हूं जो हमारे पंप्स को ऑपरेट कर रही है, मींस हमारे पंप्स को रन कर रही है। पंप्स कैसे रन करती है, जैसे ही हम मोटर्स में 3 फेज सप्लाई करते हैं, एज सून एज वी सप्लाई 3 फेज that electrical energy into the motor, so that electrical energy is converted to mechanical energy and that mechanical energy is utilized to drive the shaft, right? तो एक्चुअली वो हमारी क्या है, इससे हमारी पंप क्या हो रही है, ड्राइव हो रही है। तो उसी जो मोटर पंप ड्राइव कर रहा है वो हमारी क्या है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। सपोज उस इंडक्शन मोटर की पावर फैक्टर 0.8, पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.8। क्लियर? आप ऑनबोर्ड शिप में आपको ये सब देखने को मिलेगा। ओके, पावर फैक्टर 0.8 है, मींस व्हाट, मींस 80/100। क्लियर? यहां से मैं डिराइव कर रहा हूं 80/100 मींस 80 आपकी क्या है, एक्टिव पावर एंड 100 आपकी क्या है, अपैरेंट पावर एंड 80/80 + 20 दिस इज नो अपैरेंट पावर ही है ना 100, तो अपैरेंट पावर को 80 प्लस रिएक्टिव, अगेन ये एक्टिव प्लस रिएक्टिव मींस 20% जो हो रही है वो हमारी पावर जो हो रही है उसकी यूज नहीं हो रही है। ओके, 80% जो हो रही है और वी कैन से 80 यूनिट जो है वो हमारी यूजफुल पावर है। क्लियर? सो इंटरव्यू में अगर आपको सपोज आपने बोला जस्ट द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, तो इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता हो कि डिफाइन 0.8, पावर फैक्टर 0.8, तो आपको वहां कहां एंगल दिख रहा है बताओ मुझे। Yes, definition is correct. Actually, it is only the angle between voltage and current. But आपको वहां कहां एंगल दिख रहा है, सो इसलिए आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है इंटरव्यू में। ओके, सो इतनी आपको क्लियर है, तो आप बोल सकते हो 80 हमारी यूजफुल पावर है। ओके, जो आउट ऑफ 100 में से हमारी 80 यूजफुल पावर। ओके, चलो इतनी आपको आई होप क्लियर होगी। ओके, एंड मैं आगे बढ़ूं एंड अपनी नेक्स्ट टॉपिक जो है, ओके, एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। ओके, इसके बाद मैं रोटेटिंग पे आऊंगा डायरेक्ट। ओके,
सो बिफोर गोइंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस, मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉस बताना चाहता हूं जो मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस नाउअडेज। अगर आप जीएमई के इंटरव्यू में जा रहे हो, अगर आप टीएमई के इंटरव्यू में जा रहे हो, इनफैक्ट एमईओ क्लास 4 ओरल्स में भी पूछे जाते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज ईएमआई, दैट इज ईएमआई, व्हाट इज ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ओके, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज ये हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ओके, यहां मैंने गैल्वेनोमीटर प्लेस किया है। ओके, सपोज अगर हमारी इस कंडक्टर में, जो हमारी गैल्वेनोमीटर है जो इस सर्किट से कनेक्ट है, ओके, एंड ये हमारी कंडक्टर है। सपोज इस कंडक्टर में अगर हमारी करंट फ्लो कर रही है, ये हमारी करंट जो हो रही है वो हमारी फ्लो कर रही है, ओके, करंट फ्लो कर रही है, तो हमारी गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको बताएगी कि यस इस सर्किट में करंट फ्लो कर रही है और इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है। क्यों? क्योंकि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग क्या थी? गैल्वेनोमीटर आपको बताती है करंट फ्लो कर रही है नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, गैल्वेनोमीटर आपको ये भी बताएगी करंट की डायरेक्शंस क्या है, करंट की फ्लो की डायरेक्शंस क्या है। ये हमारी नीडल है, ओके, ये हमारी नीडल है, करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, करंट की डायरेक्शन हमारी ऐसे है, तो हमारी ये नीडल डिफ्लेक्ट ऐसे हो। क्लियर? अगर सपोज करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन में चेंज कर दूं, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, नीडल की डिफ्लेक्शन इधर हो। ओके, तो गैल्वेनोमीटर क्या होती है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर फर्स्ट फंक्शन इसकी क्या होती है? ये आपको बताती है सर्किट और कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। सेकंड, ये आपको डायरेक्शंस भी बताती है। क्लियर है? चलो, इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। चलो ना, अब मैं क्या करूंगा, ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, सॉरी, अब मैं क्या करूंगा, इसे जो है यहां कनेक्ट करूंगा गैल्वेनोमीटर से। चलो, क्लियर है? मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने वाला, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझाने वाला। अब ये मैं क्या करूंगा, ये हमारी मैग्नेट है, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर? अब यहां पर अब इस सर्किट में अगर करंट फ्लो होगी तो हमारी गैल्वेनोमीटर की नीडल जो होगी डिफ्लेक्ट करेगी। क्लियर है? इसलिए मैंने आपको समझाया था स्टार्टिंग में गैल्वेनोमीटर एंड कंडक्टर। ओके, चलो, ये हमारी सर्किट है, ओके, ये हमारी सर्किट है, यहां पर हमारी गैल्वेनोमीटर है एंड ये हमारी मैग्नेट है। सब चीज शॉर्ट में समझा रहा हूं, ओके, पूरी लाइक ब्रीफ डायग्राम भी नहीं बना रहा हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, टाइम कम है। ओके, चलो, अब इस बार मैग्नेट को मैं क्या कर रहा हूं, मूव कर रहा हूं, इस बार मैग्नेट को मैं मूव करूंगा। सो इस मैग्नेट को अगर मैं मूव करूंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी इस कंडक्टर्स को कट करेगी। ओके, सी, फिर से सुनो, ये हमारी बार मैग्नेट है, एन एंड एस। सपोज फर्स्ट कंडीशन ये हमारी स्टेशनरी है, स्टेशनरी है तो इसकी हमारी कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस होगी। ओके, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस होगी हमारी, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस होगी, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ अब मैं क्या करूंगा, इस मैग्नेट को अब मैं मूव करूंगा टुवर्ड्स कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ मैं ले जाऊंगा। ओके, चलो, यहां मैं कंडक्टर की तरफ ले आया, सपोज इसी मैग्नेट को मैं मूव किया। ओके, दैट इज योर नॉर्थ एंड साउथ। अब क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होगी ये अब हमारी कंडक्टर से कट करेगी। एग्री और नोट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो होगी ये हमारी कंडक्टर से कट करेगी। नाउ अब मैं इस एन एंड एस को, ओके, मैं अब क्या कर रहा हूं, अवे ले जा रहा हूं, कंडक्टर से अवे ले जा रहा हूं। अगेन हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगी, और वी कैन जस्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी, अगेन हमारी कंडक्टर्स को कट करेगी, बट लेसर कट करेगी क्योंकि हम दूर जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जो होगी हमारी कंडक्टर्स को, लेस नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगी कंडक्टर को, बट जितने क्लोज जाएंगे मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर्स को कट करेगी। समझे? तो इससे हमारी क्या होगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, और वी जस्ट से करंट हमारी इंड्यूस्ड होगी, जो गैल्वेनोमीटर जो होगी, जिसके थ्रू, गैल्वेनोमीटर के थ्रू आपको डिफ्लेक्शंस पता चलेगी। अगर आपकी क्लोज आएगी तो जो डिफ्लेक्शंस होगी आपकी ऐसे होगी, एंड अवे जाएगी तो डिफ्लेक्शंस ऐसे होगी।
तो इसके थ्रू हमारी डिफ्लेक्शंस पता चलती है। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस क्या है। आपकी अगर बार मैग्नेट मूव कर रही है, ओके, मींस वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड याद रखना, वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर आपकी कंडक्टर्स को कट कर रही है तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है, करंट इंड्यूस्ड होती है, दैट इज व्हाट कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। क्लियर है ना। अब मैं बात करूंगा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की फर्स्ट थ्योरी और मैं बोल सकता हूं फर्स्ट लॉजी यही है, अगर हमारी वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर को कट करेगी तो हमारी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ओके, सेकेंड पॉइंट, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स को, ओके, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स को योर मैग्नेटिक फील्ड और योर मैग्नेटिक फ्लक्स कट करेगी उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। दैट इज E इज इक्वल टू N इंटू d∅dt। सो आपकी E देखो N, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है एंड ये हमारी माइनस लगती है जो मैं आपको बताने वाला हूं आफ्टर दैट लेंज लॉ। ये सारी मैंने अपनी रेगुलर लेक्चर्स में बताई है। ओके, सो सेकेंड लॉ ऑफ, ये हमारी क्या है, फैराडे सेकेंड लॉ है, E इज इक्वल टू माइनस N इंटू d∅dt। इतने क्लियर है। नाउ लेंज लॉ, ओके, अब मैं बात करूंगा लेंज लॉ पर। चलो, इतनी आपको आई होप क्लियर होगी। चलो, अब लेंज लॉ अगेन इंटरेस्टिंग फैक्टर एंड मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन नाउअडेज। ओके, लेंज लॉ, लेंज लॉ, व्हाट इज लेंज लॉ, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, लेंज लॉ की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले आपको मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस बताया जहां पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स और वी कैन से मैग्नेटिक लाइंस। ओके, सो अब देखो लेंज लॉ क्या कहता है, जो भी आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी, जो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट जो होगी वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी, वो आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगी। हमेशा आपको याद रखना है, दिस इज व्हाट कॉल्ड योर लेंज लॉ। तो ये आपकी लेंज लॉ थी। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस। एक्चुअली हमारी मशीन्स टू टाइप्स की मशीन्स होती है। फर्स्ट वन इज योर रोटेटिंग मशीन, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स में हमारी क्या आती है, ट्रांसफार्मर आती है। ओके, ट्रांसफार्मर। ओके, नाउ सो ट्रांसफार्मर, तो नेम इटसेल्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक मींस यहां पर कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होती है। ओके, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं हुई तो हमारी क्या होगी, लॉसेस भी कम होगी। बट इन केस ऑफ योर रोटेटिंग मशीन्स, जस्ट वी कैन से इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर में हमारी रोटेटिंग पार्ट होती है नहीं है, होती है, दैट इज योर रोटर। रोटर हमारी क्या है, रोटेटिंग पार्ट होती है। बट इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर पूरी अरेंजमेंट जो होती है, ओके, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, लैमिनेटेड कोर, ओके, पूरी अरेंजमेंट जो होती है क्या होती है, वो स्टेशनरी होती है। तो हमारी यहाँ पर लॉसेस जो होती है इन ट्रांसफार्मर में, फ्रिक्शन लॉसेस जो होती है और डिफरेंट अदर काइंड ऑफ जो लॉसेस होती है वो हमारी लेस होती है, जिसके चलते हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी, अगर आप लोगों ने थर्ड ईयर में कैलकुलेट किया होगा, आई थिंक सेकेंड ईयर में मशीन सब्जेक्ट्स होती है, ओके सॉरी सेकेंड ईयर में आप लोगों ने कैलकुलेट किया हो तो आप लोग देखते होंगे ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 95%, 98%, ओके, ऐसे निकल कर आती है न्यूमेरिकल्स में। सो व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट लेस लॉसेस। ओके, क्यों है लेस लॉसेस, बिकॉज स्टेशनरी इन नेचर। तो ऐसे भी कभी कभी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो भी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक मशीन्स होती है उसकी इफिशियंसी क्यों हाई होती है, तो क्यों हाई होती है, बिकॉज वहां पर रोटेटिंग पार्ट जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ओके, तो हमारी फ्रिक्शन लॉसेज जो है वो हमारी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, जिसके चलते हमारी लॉसेस जो होती है कम होती है, जिसके चलते इफिशियंसी हमारी बढ़ जाती है। तो हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी हमारी हाई होती है, ओके, एज कंपेयर टू योर रोटेटिंग मशीन सच एज इंडक्शन मोटर, जो मैं आगे बात कर रहा हूं। चलो, नाउ समटाइम्स इंटरव्यूअर आस्क्स यू व्हाट इज ट्रांसफार्मर, डिफाइन ट्रांसफार्मर। ओके, सो अगर ट्रांसफार्मर को अगर आप डिफाइन करोगे तो ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट
with the help of mutual induction principle, and mutual induction principle itself work on the principle of electromagnetic induction. This is what called transformer. ओके, ट्रांसफार्मर आपको समझ में आ गई। नाउ अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शनल डिटेल एंड वर्किंग प्रिंसिपल, तो मैं अपने रेगुलर लेक्चर्स में आपको समझाया हूं, बट स्टिल मैं वर्बली आपको बताना चाहूंगा। आप देख सकते हो ट्रांसफार्मर में हमारी प्राइमरी सर्किट होती है, सेकेंडरी सर्किट होती है, एंड हमारी लेमिनेटेड कोर होती है। ओके, लेमिनेटेड कोर होती है, एंड उस लेमिनेटेड कोर में हमारी लाइक कंडक्टर्स जो होती है वॉन्ड होती है। आपने देखा होगा कंडक्टर्स हमारी वॉन्ड होती है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर आप क्या करते हो, वेरिंग नेचर एनर्जी सप्लाई करते हो, दैट इज एसी। ओके, ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी सप्लाई होती है। ओके, क्यों होती है मैंने रेगुलर लेक्चर्स में समझाया, आप वहां देख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इतनी डीप नहीं पूछी जाएगी। ओके, नाउ अब हमारी क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, आपकी जो वोल्टेज की एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट। ट्रांसफर अब हो रही है मीन्स व्हाट, आपकी एनर्जी इंक्रीज भी हो सकती है, आपकी एनर्जी डिक्रीज भी हो सकती है। सपोज आपकी एनर्जी डिक्रीज करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीन्स वोल्टेज, सपोज आपको वोल्टेज डिक्रीज करनी है, तो आप कौन सी ट्रांसफार्मर लोगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आप लोगों ने देखा होगा लाइक आपकी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन बोर्ड शिप। ओके, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑन बोर्ड शिप में आप लोगों ने देखा होगा लाइक कुछ ऐसा देखा है ना, ऐसा। ओके, जहां पर आपको लिखा रहेगा 440 बाय 110 वोल्ट। एक्चुअली व्हाट डज इट मीन, ओके, आपकी 440 वोल्ट जो है वो कन्वर्ट हुई है, दैट योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिड्यूस हुई है 110 वोल्ट पे। क्लियर, 110 वोल्ट में वो हमारी रिड्यूस होगी, एंड ये हमारी ट्रांसफार्मर की सिंबल होती है, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री ने इसे अडॉप्ट किया इस सिंबल को। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या हो रही है, मीन्स हमारी वोल्टेज जो हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो वोल्टेज किस पे डिपेंड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, सेकेंड लॉ में आओ, ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न। ओके, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगी नंबर ऑफ कंडक्टर से, उतनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। E इज इक्वल टू n इंटू d5dt एंड माइनस n दैट इंडिकेट्स योर लेंज लॉ। क्यों माइनस है, क्योंकि ईएमएफ जो होती है क्या कर रही है, ईएमएफ जो डेवलप हो रही है, जो इंड्यूस्ड हो रही है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करना चाहती है, इसलिए हमारी माइनस वहां पर साइन है। क्योंकि आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई नेगेटिव साइन। ओके, सो इतनी आपको क्लियर है। तो मेरी क्वेश्चंस क्या थी, मेरी क्वेश्चंस है 442 110 वोल्टेज। अब हमारी ट्रांसफार्मर योर सेकेंडरी सर्किट 110 वोल्ट प्रोड्यूस कर रही है, जहां से हमारी लोड कनेक्ट है, सेकेंडरी सर्किट से आपकी लोड कनेक्ट है। तो ना 440 से रिड्यूस हो चुकी है 110 पर, मींस 440 वोल्ट जो है वहां पर हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स मोर नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट की होगी, तभी हमारी 440 वोल्ट है ना। 110 वोल्ट मींस अब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स को हम क्या करेंगे, लेस नंबर ऑफ कंडक्टर से कट करेंगे, ताकि हमारी 110 वोल्ट जनरेट हो, मींस रिड्यूस हो 440 से 110 में। तो उसके अकॉर्डिंगली हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट करेगी। तो अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मोर नंबर ऑफ कंडक्टर को कट करेगी तो ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। अगर हमारी 440 वोल्ट वाला प्राइमरी सर्किट में अगर मैं N1 रखूं, ओके, एंड इधर N2 रखूं, तो नंबर ऑफ कंडक्टर किसकी ज्यादा होनी चाहिए, N1 की ज्यादा होनी चाहिए। अगर N2 की ज्यादा होगी तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर इसका रिवर्स लो, सपोज हमारी प्राइमरी में 110 है एंड मुझे सेकेंडरी में 440 मिल रही है, मीन्स हमारी वोल्टेज क्या हुई है, अप हुई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इंक्रीज हुई है। क्लियर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंक्रीज हुई है मतलब नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स के लिंक है, ओके, और ज्यादा नंबर ऑफ कंडक्टर्स को कट किए मैग्नेटिक फ्लक्स, तो हमारी एनर्जी इंक्रीज होगी। सिंपल सी थ्योरी है, आपको हमेशा याद रखना है। मींस ये हमारी स्टेप डाउन कंडीशन है एंड स्टेप अप में हमारी N2 2 यहां पर रेफर है सेकेंडरी सर्किट,
ओके, इफ N2 ग्रेटर देन N1, ये हमारी क्या होगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आप एग्जांपल मुझे बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑन बोर्ड से। स्टेप डाउन तो काफी आपको मिलेगा, काफी मिलेगा। ओके, स्टेप डाउन तो आपको काफी मिलेगा, इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, कमेंटेड बिलो। बट यस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आपको एग्जांपल मुझे बताओ। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की एग्जांपल क्या है, योर इंसिनरेटर में जो आपकी ट्रांसफार्मर जो होती है बर्नर, ओके, वो आपकी स्टेप अप होती है। बॉयलर में जो बर्नर ट्रांसफार्मर होती है वो आपकी स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। ओके, चलो इतनी आपको क्लियर है। तो ये हमारी ट्रांसफार्मर थी। ओके, नाउ अब मैं बात करूंगा रोटेटिंग मशीन्स पे। चलो, तो नाउ अब मैं बात करूंगा रोटेटिंग मशीन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा एसी मशीन्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी मशीन्स, योर एसी मशीन। Okay, now AC machine is classified into two types, that is one is induction machine and second one is synchronous machine, or we can say induction machine is also called asynchronous machine and second one is synchronous machine. Induction machine, synchronous machine. Okay, chalo, and induction machine or we can say asynchronous machine. Chalo, now induction machine again classified into two types, that is first one is three phase induction motor, second one is three phase induction generator. Three phase induction motor, three phase induction generator. Chalo, clear hai? Now synchronous machine is again classified into two types. First one is your synchronous generator and next one is सिंक्रोनस मोटर। अब मैं बात करूंगा हमें कौन सी पढ़नी है, इतने ज्यादा क्लासिफिकेशन, इतने ज्यादा टाइप्स। अब इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस जनरेटर। ना कभी कभी इंटरव्यू में पूछे जाते हैं एक्सप्लेन सिंक्रोनस जनरेटर। यस, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सिंक्रोनस जनरेटर क्या है। मुझे तो पता है डीसी जनरेटर, मुझे पता है एसी जनरेटर, मुझे पता है अल्टरनेटर, बट ये सिंक्रोनस जनरेटर क्या है। सिंक्रोनस जनरेटर इज नथिंग बट एसी जनरेटर एंड एसी जनरेटर इज नथिंग बट सिंपली अल्टरनेटर। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी भी पूछा जाए एक्सप्लेन सिंक्रोनस जनरेटर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो आपकी बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग जस्ट वो चेक करते हैं, वो देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं चीजें। ओके, तो सिंक्रोनस जनरेटर इज नथिंग बट योर अल्टरनेटर, और जस्ट से एसी जनरेटर, ये आपकी एसी जनरेटर है। क्लियर, क्लासिफिकेशन क्लियर है। नाउ चलो अगेन एसी मशीन इज क्लासिफाइड इनटू इंडक्शन मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन। अब नाउ इंडक्शन मशीन वी कैन से असिंक्रोनस मशीन। नाउ सिंक्रोनस मशीन, एक्चुअली सिंक्रोनस मशीन क्या होता है। सिंक्रोनस मशीन मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं जाऊंगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे। क्लियर, चलो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंक्रोनस मशीन। तो सिंक्रोनस मशीन में हमारी क्या होती है, सपोज अब हमारी कोई भी मशीन में दो चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट वन इज स्टेटर एंड सेकेंड वन इज रोटर। ओके, स्टेटर में हमारी क्या होती है, थ्री फेज सप्लाई होती है। ओके, स्टेटर में हम थ्री फेज सप्लाई करते हैं। जैसे ही आप स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई करते हो, ओके, तो स्टेटर में हमारी एक सिंक्रोनस स्पीड जनरेट होती है और सिंक्रोनस स्पीड डेवलप्ड होती है। एंड वो सिंक्रोनस स्पीड को मैं बोल सकता हूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अगेन कंफ्यूजन, स्पीड एंड फ्लक्स में क्या रिलेशन है भाई। सबसे पहले मुझे बताओ, मैंने बोला थ्री फेज मैंने सप्लाई किया स्टेटर, ओके, जिसके चलते हमारी एक सिंक्रोनस स्पीड डेवलप हुई, एंड मैं खुद उसी सिंक्रोनस स्पीड को बोल रहा हूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या बात हुई, स्पीड और फ्लक्स ये कैसे रिलेट मैंने कर दिया। एंड ये आप बुक्स में भी देखते हो, अगर आपको नहीं पता तो समझ जाओ, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है सेम उसे मैं बोल सकता हूं रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड इन योर मशीन, इन योर रोटेटिंग मशीन। ओके, चलो अब मैं इस पर बात करूंगा। चलो
जैसे ही हम लोगों ने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड किया, मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन के साथ ही बताऊंगा, जस्ट मैं आपको अभी सिंक्रोनस मशीन ब्रीफ कर रहा हूं, ओके, क्योंकि इंटरव्यू में काफी पूछे जाते हैं। जैसे ही आप लोगों ने 3 फेज स्टेटर को सप्लाई किया, वैसे ही आपकी एक इमेजिनरी पोल डेवलप हो गई, इमेजिनरी पोल जनरेट हो चुकी है। अब वो इमेजिनरी पोल, ये देख लो, ये हमारी समझो इमेजिनरी पोल है, इसे समझो नॉर्थ, इसे समझो साउथ, ओके। इमेजिनरी पोल हमारी डेवलप हो चुकी है। अब ये इमेजिनरी पोल जो होगी रोटेटिंग नेचर की है, ये इमेजिनरी पोल तो हमारी रोटेटिंग नेचर की है, एंड हमारी कंडक्टर्स भी है, ओके, कंडक्टर भी है। स्टेटर में पूरी अभी अरेंजमेंट दिखाऊंगा कैसे कंडक्टर्स एंड वाइंडिंग होती है, ओके। ये हमारी कंडक्टर्स भी है, एंड ये हमारी क्या है, रोटेटिंग पोल, बट इमेजिनरी, ये दिखती नहीं है, ये रोटेटिंग पोल है, ये इमेजिनरी रोटेटिंग पोल है, ओके, एंड ये हमारी कंडक्टर है। अब ये इमेजिनरी रोटेटिंग पोल जो है, ये कंडक्टर को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इससे मैं बोलूंगा यहां फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, फ्लक्स जनरेट होगी, तो मैं इसे बोलूंगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमारी पोल है, मैग्नेटिक पोल है, हमारी रोटेट कर रही है, कंडक्टर को कट कर रही है, तो हुआ ना रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, हुआ ना सिंक्रोनस स्पीड। इसी को मैं कहता हूं सिंक्रोनस स्पीड। ये हमारी सिंक्रोनस स्पीड आपको दिखती नहीं है, ये इमेजिनरी स्पीड होती है, ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। तो जैसे ही हम लोगों ने स्टेटर को 3 फेज सप्लाई किया, हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो गई, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, और वी कैन से सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज NS। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो, एक ट्रिक आपको बताऊंगा जो आप कभी नहीं भूलोगे, ओके। ये मेरी ट्रिक है, सपोज ये NS है, N हमारी क्या है, स्पीड है, S हमारी क्या है, सिंक्रोनस है। चलो मैं इसे मान लो N फॉर नॉर्थ एंड इसे मान लो S फॉर साउथ। ये हमारी नॉर्थ है एंड ये हमारी साउथ है, ये हमारी इमेजिनरी पोल है। अब ये इमेजिनरी पोल जो हो रही है, रोटेट कर रही है, ये इमेजिनरी पोल हमारी रोटेट कर रही है, एंड हमारी स्टेटर्स मींस हमारी रोटेटिंग मशीन्स में हमारी कंडक्टर्स होती है, एंड उन कंडक्टर्स को ये कट कर रही है। तो दैट इज व्हाई NS योर सिंक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। क्लियर है? कोई डाउट? चलो इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ना अब सिंक्रोनस मशीन का मतलब क्या हुआ? यह फिनोमिना तो हमारी इंडक्शन मोटर में भी होती है, सेम इंडक्शन मोटर में भी होती है, बट डिफर इन केस ऑफ रोटर स्पीड, दैट इज NR। रोटर स्पीड में हमारी डिफर होती है। नाउ इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन जो रोटर की स्पीड होती है, दैट इज NR इज जस्ट इक्वल टू NS, मींस हमारी NR इक्वल टू NS होती है इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन। मींस हमारे यहां लॉकिंग, मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी होती है हमारी सिंक्रोनस मशीन में, ओके। इन रनिंग कंडीशंस हमारी रोटर स्पीड जो होती है हमारी सिंक्रोनस स्पीड के इक्वल होती है। तो यहां पर हमारी सिंक्रोनस मशीन में हमारी स्लिप होगी, स्लिप नहीं होगी। व्हाट इज स्लिप? स्लिप हमारी क्या होती है? डिफरेंस होती है योर NS, दैट इज योर रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड, और योर जस्ट से सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड के बीच की डिफरेंस होती है। तो इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन दैट्स व्हाई स्लिप इज जीरो। कभी कभी इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, व्हाई सिंक्रोनस मशीन में क्यों आपकी स्लिप जीरो होती है। तो आपको मेरे एक एक लेक्चर जो मैं वर्ड बोल रहा हूं आपको ध्यान से सुनना होगा, तभी इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे। एंड इलेक्ट्रिकल्स की क्वेश्चंस की अगर आप जवाब दे देते हो अच्छे से, तो आपकी सिलेक्शन की चांसेस काफी हाई हो जाती है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि तुम्हारी इलेक्ट्रिकल्स में लगी पड़ी है, ओके। चलो इतनी आपको क्लियर है। चलो तो ये हमारी सिंक्रोनस मशीन होगी। तो सिंक्रोनस मशीन में हमें सिंक्रोनस जनरेटर पढ़ना है, दैट इज अल्टरनेटर। अब मैं बात करूंगा इंडक्शन मशीन और एसिंक्रोनस मशीन में मैं बात करूंगा 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब यहां से काफी इंटरेस्टिंग आपको लगने वाली है, एंड थोड़ी वीडियो लंबी होगी, लेकिन मैं काफी इंफॉर्मेशन वाली चीजें बताता हूं। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, दैट इज 3 फेज इंडक्शन मोटर, मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, योर 3 फेज इंडक्शन मोटर, ओके। अगेन यहां पर भी सेम कंडीशंस होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, सेम, ओके। चलो तो मैं स्टार्ट करता हूं, ओके। सपोज ये हमारी क्या स्टेटर है, ओके, ये हमारी स्टेटर है,
एंड ये हमारी इसे 3 फेज में सप्लाई करता हूं। ओके, ओके, चलो ये हमारी क्या है, स्टेटर है। क्लियर? चलो अब मैं क्या करूंगा, स्टेटर में हमारी क्या होती है, 3 फेज सप्लाई होती है। एग्री? 3 फेज हमारी सप्लाई होती है, तो मैं क्या करूंगा, 3 फेज सप्लाई यहां पर मैं प्रोवाइड करूंगा। ओके, मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 फेज यहां पर मैं सप्लाई करूंगा। चलो इतनी आपको क्लियर है? हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई किया स्टेटर। अब ये जो हमारी होती है ना, ये जो मैंने बनाई है हमारी स्लोट्स है। ओके, ये हमारी स्लोट्स है। क्या है? स्लोट्स है। ओके, तो हमारी कंडक्टर जो होती है ना, जैसे ये स्लोट में आएगी तो ये ऐसे इधर से ऐसे जाएगी। लाइक यहां पर भी एक हमारी होगी, लाइक ये हमारी क्या होगी, आप देख सकते हो, ये हमारी ऐसे होगी, समझ लो, ऐसे होगी। एंड एक हमारी ऐसे होगी, 120 डिग्री के अपार्ट से भी होती, एक हमारी ऐसे होगी। ओके, एंड एक हमारी ऐसे होगी। ये क्या है, वाइंडिंग है, वायर में कंडक्टर्स बता रहा हूं, अरेंजमेंट बता रहा हूं। ओके, तो ये हमारी 3 फेज हमारी सप्लाई हुई है। ओके, तो हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई किया ना। अब आप देखो, यहां जो 3 फेज सप्लाई जो मैं कर रहा हूं, ओके, अब देखो, अब यहां पर हमारी 3 वायर है, बट मुझे कैसे करना है, ये वायर ऐसे जाएगी, फिर ये हमारी ऐसे लूप बनेगी, अगेन हमारी ये आर आर मानकर चलो यार, इसे वाई मानकर चलो, इसे बी मानकर चलो। अब आप ही देखो, ये हमारी कितनी डिग्री है, 120 डिग्री, आर टू वाई 120 डिग्री, वाई टू बी हमारी कितनी होगी, 120 डिग्री, और वी कैन से आर टू बी हमारी कितनी है, अगर ऐसे जाऊं तो, ओके, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, आर टू बी हमारी कितनी है, 240। ओके, तो आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ऐसे किया एंड ऐसे कर रहा हूं। ओके, लूप बना रहा हूं, आर के लूप, यहां पर भी एक हमारी ऐसे मान के चलोगे, यहां पर भी एक स्लोट होगी। ओके, जिससे मैं यहां पर इसे एंटर करूंगा, एग्जिट करूंगा, एंड ये हमारी कोइल बनेगी। ओके, लाइक ऐसे आर के रेस्पेक्ट में, और वाई के भी रेस्पेक्ट में अगेन यहां पर हमारी होगी। ओके, वाई के भी रेस्पेक्ट में हमारी बनेगी ऐसे, बी के भी रेस्पेक्ट में हमारी बनेगी ऐसे। तो आप ही देखो, तो यहां पर हम लोगों ने 3 वायर है, बट हमारी 6, यहां पर हमारी 6 हो रही है, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें इसे कनेक्ट करनी होगी आइदर इन स्टार और इन डेल्टा। ओके, तो आपको काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड क्वेश्चंस ये होती है कि स्टेटर जो होती है वो डेल्टा कनेक्शंस क्यों होती है। स्टेटर जो होती है ऑलवेज हमारी डेल्टा कनेक्शंस होती है। स्टेटर में जो वाइंडिंग होती है, कंडक्टर्स की वाइंडिंग होती है, वो हमारी डेल्टा कनेक्शंस होती है। व्हाई? बिकॉज सपोज ये हमारी लाइन है। ओके, सपोज लाइन करंट में एज्यूम करता हूं ये IL है, लाइन करंट। सपोज लाइन करंट में एज्यूम करता हूं 100√3, सपोज 100√3। तो ना, अगर हमारी डेल्टा कनेक्शन है, स्टेटर वाइंडिंग डेल्टा कनेक्शन है, एक हमारी होती है स्टार कनेक्शन, एक हमारी होती है डेल्टा कनेक्शन, राइट। चलो, अब स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, इन डेल्टा कनेक्शन जो करंट पर फेज होता है वो IL/√3 होती है। ओके, एंड हमारी लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज होती है इन केस ऑफ डेल्टा, बट इन केस ऑफ स्टार योर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज। सो इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन, अगर मैं स्टेटर की वाइंडिंग को, कंडक्टर्स को अगर मैं डेल्टा कनेक्शन रखूंगा, तो हमारी लाइन करंट क्या है, सपोज IL इज इक्वल टू 100√3। क्लियर? अब हमारे यहां पर IPH पर फेज की करंट क्या होगी, 100√3/√3 मींस 100 एम्पियर। यहां पर कितनी एम्पियर थी, 100 इंटू 1.73 कुछ भी करो यार, आई थिंक 173.14 कुछ ऐसा है, 173.14 एम्पियर। क्लियर? तो लाइन करंट जो हो रही है 173 एम्पियर है, बट हमारी करंट
फेज करंट जो होगी वो हमारी 100 एम्पियर है। करंट हमारी रिड्यूस हो चुकी है। ओके, तो इससे फायदा क्या हो रहा है? तो इससे फायदा क्या हो रहा है? थिन कंडक्टर, हमारी थिन कंडक्टर्स यूज होगी। अगर हम थिक कंडक्टर्स यूज करेंगे तो स्पेस हमारी काफी इंक्रीज हो जाएगी। तो ओके, तो हमारी क्या होगी? स्पेस डिक्रीज होगी, वेट डिक्रीज होगी, जिससे हमारी इफिशियंसी इंक्रीज होगी। तो अगर हमारी अंदर की करंट, ओके, अगर अंदर की करंट कम हो रही है एज कंपेयर टू लाइन, तो बेटर है, क्योंकि हमारी स्पेस जो होगी, अगर करंट सेम रहता, सपोज मैं इसे स्टार कनेक्टेड करता, दैट इज IL इज इक्वल टू IPH, जितनी करंट लाइन करंट थी वही अगर अंदर जाती, ओके, स्टेटर के अंदर जाती IPH दैट इज, ओके, तो हमारे क्या प्रॉब्लम होती? वाइंडिंग मींस कंडक्टर ठीक होती, कंडक्टर ठीक होती मींस वेट बढ़ जाती, वेट बढ़ जाती, जिससे एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती, स्पेस बहुत ज्यादा स्पेस लेती। तो अगेन वन फैक्टर, एवरी मशीन में एक फैक्टर होती है दैट इज पावर बाय वेट रेशियो। तो पावर बाय वेट रेशियो क्या होगी? डिक्रीज होगी। यस, अब यहां पर हमारी पावर बाय वेट रेशियो क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारी स्पेस जो कम लेगी, स्पेस कम लेगी, वेट कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमें ऑलवेज रिमेंबर, स्टेटर में जो हमारी वाइंडिंग जो होती है कंडक्टर्स की, डेल्टा कनेक्शन होती है। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। ना जैसे ही हम लोगों ने 3 फेज सप्लाई किया, वो मैंने आपको कंडीशंस बताया, 3 फेज सप्लाई करूंगा तो हमारी क्या होगी? रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगी। मैंने आपको सिंक्रोनस मशीन में बता दिया था रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है। जस्ट ये क्या है? इमेजिनरी पोल है, वो रोटेट कर रही है एंड वो कंडक्टर्स को क्या कर रही है? कट कर रही है, कंडक्टर्स को कट कर रही है, जिससे हमारी सिंक्रोनस स्पीड जनरेट हो रही है और वी कैन से रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रही है। ओके, तो एट स्टैंड स्टिल, ओके, ये टेक्निकल टर्म आपको याद रखना होगा। एट स्टैंड स्टिल हमारी रोटर की स्पीड होगी 0 होगी। ओके, रोटर की स्पीड जो होगी हमारी 0 होगी। बट जैसे ही अगर हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगी, तो हमारी रोटर जो होगी उसकी स्पीड जो होगी इंक्रीज होगी। ओके, सो चलो पीछे जाओ। स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR, स्लिप परसेंटेज इज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS। सी, यहां पर भी लोग गड़बड़ करते हैं। मैं आपको जो चीजें बताता हूं ना, स्टूडेंट्स की गलतियां बताता हूं, यहां पर भी लोग गड़बड़ करते हैं। इंटरव्यू में पूछा गया स्लिप, आप बोल कर आ गए NS माइनस NR बाय NS, हो गई सिलेक्शन? लो, नहीं होगी ना, क्योंकि स्लिप इज जस्ट इक्वल टू NS माइनस NR, स्लिप परसेंटेज इक्वल टू NS माइनस NR बाय NS। बहुत लोग यूनिवर्सिटी में भी ऐसी गलतियां करते हैं। ओके, वो पूछा है कि कैलकुलेट स्लिप, आप स्लिप परसेंटेज निकाल के आ जाते हो। कभी कभी पूछेंगे कैलकुलेट स्लिप परसेंटेज, आप स्लिप निकाल कर आ जाओगे। यही तो प्रॉब्लम होती है। और इंटू 100। चलो, तो ये S इज इक्वल टू NS माइनस NR। नाउ इन केस ऑफ स्टैंड स्टिल, स्टार्टिंग केस में बता रहा हूं, तो हमारी NR क्या है? 0 है। NR हमारी क्या है? 0 है। तो स्लिप इज इक्वल टू NS, मतलब जो स्लिप होगी वो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होगी। स्लिप हाई होगी स्टार्टिंग में। ओके, ना अब जैसे ही हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगी, तो हमारी रोटर जो होगी स्पीड गेन करेगी, रोटर स्पीड गेन करेगी। बट इन केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारी रोटर की स्पीड होती है वो ऑलवेज ट्राई करेगी कि मैग्नेटिक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैच करने की ट्राई करेगी। मीन्स वो उसके पीछे भाग रही है। मीन्स NS always greater than NR in case of 3-phase induction motor. Okay, 3-phase induction motor में NS जो होता है always हमारी NR से greater होता है। That is rotating magnetic flux is always greater than rotor speed. Clear? ये आपको हमेशा याद रखना है। चलो, इतनी क्लियर है? तो अब आप देखो, इसलिए यहां पर स्लिप फिनोमिना आती है, इसलिए आपकी स्लिप जो होगी पॉजिटिव, आप देख लो NS माइनस NR करोगे तो हमारी क्या होगी? स्लिप आएगी। तो इसलिए हमारे यहां पर स्लिप फिनोमिना आती है इन केस ऑफ
थ्री फेज इंडक्शन मोटर। चलो इतनी आपको क्लियर है। चलो अब मैं आगे बात करूंगा टाइप्स ऑफ रोटर। टाइप्स ऑफ रोटर पे मैं बात करूंगा। ओके, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है जो नाउ अडेज काफी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ रोटर की अगर मैं बात करूं, ओके, टाइप्स ऑफ रोटर, तो क्लासिफिकेशन एज पर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, टाइप्स ऑफ रोटर में अगर आप बात करूं तो एक होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, ACIR स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर, एंड एक होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और रोटर। सो अगर आपकी रोटर स्लिप रिंग टाइप है तो मैं उससे बोलूंगा स्लिप रिंग टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर। अगर आपकी रोटर स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर है मशीन, तो उसे मैं बोलूंगा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। सिंपल, ये हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ रोटर है। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगा, सी ये सपोज हमारी रोटर है। ओके, ये हमारी रोटर है। ओके, सपोज ये हमारी रोटर है। ओके, नाउ सी, अब मैं इसे बोल रहा हूं स्क्वायरल केज। स्क्वायरल केज, केज मीन्स व्हाट? पिंजड़ा। केज मीन्स हमारी होती है पिंजड़ा, आपको पता होगा केज मतलब पिंजड़ा। तो जो शॉर्ट होगी, जो करंट को मैं शॉर्ट करूंगा, ओके, वो एक पिंजड़े के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है? तो देखो ये हमारी करंट जो होगी ये हमारी ऐसे कुछ शॉर्ट होती है, जिसको मैं कहता हूं इंड रिंग्स। आपने सुना होगा इंड रिंग्स क्या होती है? तो एक्चुअली ये सिलिंड्रिकल है, ये जो है ये बाहर निकला हुआ है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के व्यू से समझो। ओके, तो एक हमारी इंड रिंग यहां होगी एंड एक इंड रिंग हमारी यहां होगी, एक इंड रिंग हमारी यहां होगी एंड एक इंड रिंग हमारी यहां होगी, एंड वो सॉर्टेड होगी। वो हमारी क्या होगी? आप देख लो ये हमारी सॉर्टेड है। क्लियर? तभी तो हमारी करंट लाइक मैं बोल सकता हूं जनरेट होगी ना। ओके, तो ये हमारी सॉर्टेड होती है, तो इसे मैं कहूंगा स्क्वायरल केज। सॉर्टेड है, पिंजड़े के अंदर ये सॉर्टेड हो गई है इंड रिंग, दो इंड रिंग। नाउ इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर, यहां पर क्या होती है? एक शाफ्ट होती है, राइट? ओके, आपको पता होगा ये चीजें, ये हमारी शाफ्ट होती है एंड ये हमारी रोटर है। ओके, विजिबल नहीं है क्या? ये हमारी रोटर है। ये हमारी रोटर है। चलो अब हमारे यहाँ पर क्या होता है, ये रोटर एंड यहाँ पर हमारी स्क्रूड होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। ओके, ये हमारी रोटर है एंड यहाँ पर हमारी क्या होती है? स्लिप रिंग्स होती है। क्या होती है? स्लिप रिंग्स। ओके, ये न्यू टर्म आप लोगों ने सुना, राइट? स्लिप रिंग्स। यहां पर स्लिप रिंग लगी हुई होती है, एक स्लिप रिंग, दो स्लिप रिंग्स। ओके, तो अब हमारी क्या होती है? इस रोटर के अंदर की कंडक्टर्स एंड वो हमारी स्लिप रिंग के थ्रू सॉर्टेड होती है। मैं आपको बताऊंगा, कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा। ओके, तो ये बाहर से सॉर्टेड होती है एंड स्क्वायरल केज अंदर से सॉर्टेड होती है। क्लियर है? तो ये हमारी डिफरेंस होती है। सो अब अगर मैं बताऊं, ओके, अब मैं बात करूंगी इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर। ओके, स्क्वायरल केज इंडक्शन रोटर की अगर मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में स्लिप रिंग इंडक्शन रोटर आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो आपको ये छोटी छोटी चीजें इंटरव्यू में बोलनी है। अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि ओके टाइप्स ऑफ रोटर बताओ, ओके, या व्हाट इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ही पूछ सकता है। ओके, तो अगर मैं बात करूं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की, ओके, सो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर्स में जो रोटर किस टाइप की होगी? स्क्वायरल केज। मैंने आपको बताया स्क्वायरल केज कैसे होती है। सेम हम थ्री फेज सप्लाई करेंगे, अगेन हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप्ड होगी, जनरेट होगी। आफ्टर दैट हमारी रोटर सर्किट एनर्जाइज्ड होगी, जिसके चलते हमारी रोटर स्पीड जनरेट होगी एंड रोटर स्पीड हमेशा ट्राई करेगी रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैच करने की, बट ऑलवेज रिमेंबर योर एनएस।
ऑलवेज ग्रेटर देन एनआर, जिसके चलते स्लिप फिनोमिना भी आती है। ओके, तो ये फुल वर्किंग प्रिंसिपल थी हमारी स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर की। सो समटाइम इंटरव्यूअर आस्क यू व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर। तो आपके एडवांटेजेस क्या होगी? लेस स्पेस, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था क्यों लेस स्पेस, लेस मेंटेनेंस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्लिप रिंग्स ब्रशेज जैसा फिनोमिना नहीं होता है, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ओके, नाउ थर्ड थिंग इज सिंपल वाइंडिंग होती है। ओके, लेस एयर गैप। अब जो एयर गैप होती है ना, सपोज ये देखो आपकी ये रोटर है। ओके, आपकी ये एक्चुअली रोटर है, ये आपकी सपोज रोटर है। ओके, एंड ये आपकी स्टेटर है। तो इन केस ऑफ स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर, इसकी जो एयर गैप जो होती है ना, वो लेस होती है। सो एयर गैप लेस है तो हमारी क्या होगी? एक्चुअली रिलक्टेंस लेस होगी। रिलक्टेंस एक्चुअली क्या है? रिलक्टेंस मीन्स व्हाट? ये एक जैसे आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस क्या करती है? करंट के फ्लो को वो अपोज करती है। ओके, करंट के फ्लो को। सेम यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने वाला फिनोमिना को मैं बोलता हूं रिलक्टेंस। ओके, तो रिलक्टेंस कम होगी। रिलक्टेंस कम होगी मीन्स व्हाट? आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगी बेटर तरीके से एनर्जी जो होगी ट्रांसफर होगी। ओके, तो लेस एयर गैप एक इसकी एडवांटेज है। बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आपकी एयर गैप इंक्रीज हो जाती है। ओके, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, सो इफिशियंसी हाई होती है। क्यों इफिशियंसी हाई होती है? क्योंकि हमारी लॉसेज जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स की लॉसेज जो है, एनर्जी की लॉसेज जो है, वो हमारी कम है। क्यों कम है? क्योंकि एयर गैप कम है। ओके, जिसके चलते एयर के थ्रू हमारी एनर्जी लेस जो हो रही है बहुत कम, और जिसके चलते इफिशियंसी हाई हो जाती है। तो ये वाइडली यूज्ड होती है स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर ड्यू टू इट्स हाई इफिशियंसी। क्लियर है? चलो भाई, डिसएडवांटेजेस भी है, यस ऑब्वियसली होंगे। ओके, चलो डिसएडवांटेजेस क्या है? लो स्टार्टिंग टॉर्क। ओके, एक्चुअली दो टॉर्क होती है, एक हमारी स्टार्टिंग टॉर्क होती है। ओके, स्टार्टिंग टॉर्क होती है, एंड एक हमारी रनिंग टॉर्क होती है। दो टॉर्क होती है, राइट? स्टार्टिंग टॉर्क एंड रनिंग टॉर्क। तो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ओके, ये छोटी छोटी पॉइंट आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, आप रिलेट करके आंसर दे सकते हो। ओके, तो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क जो होगी, ओके, वो हमारी लो होती है। रनिंग टॉर्क जो होती है बेटर होती है। सो लो स्टार्टिंग टॉर्क। नाउ व्हाई? क्यों हमारी लो स्टार्टिंग टॉर्क है? ओके, हम इस पे बात करेंगे। सो व्हाई? तो इस पे हम बात करेंगे। सो इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, व्हाई इट इज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर? क्योंकि इसकी रोटर स्क्वायरल केज है, एंड जो स्क्वायरल केज रोटर जो होती है वहां पर जो उसकी कंडक्टर्स होती है वो थिक कंडक्टर होती है, सॉलिड कंडक्टर्स होती है, थिक सॉलिड कंडक्टर्स होती है। मींस आपकी एरिया में बोल सकता हूं ठीक है, तो एरिया हमारी क्या होगी उस कंडक्टर की? रोटर की मैं बात कर रहा हूं, स्टेटर की बात नहीं कर रहा, रोटर की बात कर रहा हूं। थिक रेजिस्टेंस। ओके, थिक रेजिस्टेंस, थिक वायर। ओके, थिक वायर होती है। ओके, थिक वायर है मींस एरिया क्या है? ज्यादा होगी, थिक एरिया ज्यादा होगी। तो आर जो होगी इक्वल टू रो एल बाय, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होगी। क्लियर? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होती है। तो अगर हमारी वायर जो होगी, वायर की एरिया ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। एंड आपको एक इक्वेशन पता होगा, या आपने सेकेंड ईयर मशीन्स में एक इक्वेशन से आपकी डेरिवेशंस आई होगी, दैट इज योर स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन योर रोटर रेजिस्टेंस, नॉट स्टेटर। मैं स्टेटर की बात नहीं कर रहा हूं जो डेल्टा में सिखाया था। ओके, वहां मैंने थीम लिया था, वो मैंने आपको रीजन बताया। बट इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर आपकी थिक कंडक्टर होती है, सॉलिड थिक कंडक्टर्स होती है। ओके, सॉलिड थिक कंडक्टर होती है। ओके, तो सॉलिड थिक कंडक्टर होगी तो एरिया ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगी तो आर इक्वल टू रोयल बाय ए के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। तो एक थ्योरी होती है जिससे आप पता कर सकते हो योर स्टार्टिंग टॉर्क, जिससे आपकी रिलेशन पता चलती है स्टार्टिंग टॉर्क एंड रेजिस्टेंस में, एंड योर स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर रोटर रेजिस्टेंस।
योर स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। टी आर मीन्स रोटर रेजिस्टेंस, आर मीन्स रोटर रेजिस्टेंस। तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क इसलिए हमारी इन केस ऑफ स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क हमारी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हमारी रोटर में हमारी थिक कंडक्टर हम यूज करते हैं। जो थिक कंडक्टर है उसकी एरिया इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। एंड एक थ्योरी और मैथमेटिकल कैलकुलेशन से एक रिलेशन होती है जो बताती है आपको स्टार्टिंग टॉर्क इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर रोटर रेजिस्टेंस। हमेशा याद रखना रोटर रेजिस्टेंस, तो रोटर रेजिस्टेंस कम है तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगी। सिंपल। ओके, इतनी क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो और क्या हो सकती है? लेस रेजिस्टेंस, दैट मींस स्टार्टिंग टॉर्क इज लेस। यस, हो गई, चलो ये एक डिसएडवांटेज हो गई। लो रेजिस्टेंस, अब हमारी लो रेजिस्टेंस है तो स्टार्टिंग करंट हाई होगी जिससे वाइंडिंग बर्नआउट हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारी डिसएडवांटेज है। सो ये पूरी मेरी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है। चलो क्लियर है। अब मैं बात करूंगा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, आज की हमारी लास्ट टॉपिक है। एंड इस लेक्चर्स के बाद मैं आपको ब्रशलेस अल्टरनेटर, एवीआर, सारी फंक्शंस बताने वाला हूं इस लेक्चर्स के बाद। ओके, चलो अब मेरी नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां स्लिप रिंग टाइप ऑफ रोटर यूज होती है। सिंपल सी बात है। ओके, क्लियर है। नाउ अब इसकी अगर आप देखोगे तो सबसे पहले मैं रोटर बनाता हूं। ओके, अब देखो रोटर बनाता हूं। अगर आप चीजें समझ रहे हो ना, अगर आपकी फंडामेंटल क्लियर हो रही है तो काफी अच्छी है। प्लीज कमेंटेड बिलो, इतना एफर्ट्स मैं आपके लिए लगा रहा हूं, सो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, आप मुझे ऑनेस्ट फीडबैक दो आपके लिए कितनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड ऐसे लेक्चर्स में रेगुलर लाऊंगा। ओके, तो ये हमारी मैं आपको बताने जा रहा हूं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ओके, सो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स जो अभी आप लोगों ने देखा स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर में कुछ हमारी क्या थी, डिसएडवांटेजेस थी। ओके, तो उसे ये कवर करती है, बट इसकी भी एक मेजर डिसएडवांटेजेस होती है। ओके, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसमें स्पीड कंट्रोल मेथड्स ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। ओके, चलो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। ओके, चलो अब यहां पर क्या है, ये हमारी क्या होगी, रेजिस्टेंस। अब यहां पर हमारी क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है, कंडक्टर्स की वाइंडिंग। अब हमारी अगेन कंडक्टर्स की वाइंडिंग या स्टार होगी या डेल्टा होगी, हम उस पर भी बात करेंगे। एंड ये यूनिवर्सल, मैं जो बता रहा हूं ये यूनिवर्सल होती है। रोटर्स में जो कंडक्टर्स होती है, रोटर्स में जो कंडक्टर होती है वो हमारी स्टार कनेक्टेड होती है, वो हमारी स्टार कनेक्टेड होती है। आपको हमेशा याद रखना है क्यों होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ये बताता हूं। ओके, तो स्टार कनेक्टेड है तो आप देख सकते हो भाई स्टार कनेक्टेड है। चलो ये मैंने स्टार कनेक्टेड बता दिया। ओके, चलो भाई इतनी आपको क्लियर है। अब इस रोटर के ऊपर क्या होगी भाई, स्टेटर होगी। ओके, स्टेटर होगी। चलो ये हमारी क्या होगी, स्टेटर होगी। ठीक, यहां पर सेम प्रिंसिपल है। 3 फेज आप सप्लाई करते हो स्टेटर को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है और वी कैन से सिंक्रोनस स्पीड जनरेट होती है। सिंक्रोनस स्पीड के बाद है ना हमारी आफ्टर सम टाइम रोटर सर्किट एनर्जाइज होती है, रोटर की स्पीड अपनी डेवलप होती है, बट रोटर की स्पीड ऑलवेज लेसर देन योर सिंक्रोनस स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स स्पीड। चलो इतनी आपको क्लियर है। और क्या है, रोटर है, स्टेटर एलिमेंट है ना। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है। ओके, ये हमारी क्या है, शाफ्ट है। एक्चुअली इसकी रफ डायग्राम अगर देखोगे तो कुछ ऐसे होती है। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी रोटर है, आप देख सकते हो ये हमारी रोटर है। एंड यहाँ पर हमारी ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स, ये ब्रशेस होगी एंड ये हमारी स्लिप रिंग होगी। ओके, कुछ ऐसे ही अरेंजमेंट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, चलो यहाँ कुछ इंसुलेटर रहते हैं, ये हमारी इंसुलेटर हो जाएगी। ओके, ना यहाँ पर हमारी स्लिप रिंग होती है, ये एक स्लिप रिंग
दो स्लिप रिंग। चलो क्लियर है ना। अब ये हमारी स्लिप रिंग है ना। अब ये जो स्लिप रिंग है ये हमारी ब्रशेस से कनेक्ट होती है, इसे मैं कहूंगा कार्बन ब्रशेस से कनेक्ट होती है। तो इसके डिसएडवांटेज क्या होगी, मेंटेनेंस काफी होगी ना, स्लिप रिंग ब्रशेस काफी मेंटेनेंस होगी। से कम्यूटेटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, वो डीसी मशीन में होती है, ये ओनली हमारी स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस है। ओके चलो अब देखो, अब यहां पर कनेक्शन होती है। ओके कुछ यहां पर हमारी कनेक्शन होगी, यहां पर 3 स्लिप रिंग होगी। ओके 3 स्लिप रिंग मैं दूंगा। ओके 3 स्लिप रिंग दूंगा तो यहां पर 3 कार्बन ब्रशेस होंगे। ओके तो आप देखो, ये जो होगी इससे कनेक्ट है, ये जो होगी इससे कनेक्ट है, एंड ये जो होंगे इससे कनेक्ट है। ओके ये हमारी होगी स्टेटर एंड रोटर अरेंजमेंट। नाउ अब मैं आपको बताऊंगा, जितनी अच्छी रोटर की स्पीड कंट्रोल आप स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कर सकते हो, उतनी ज्यादा आप कंट्रोल ओके आप स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में नहीं कर सकते हो। आप यहां पर अच्छे तरीके से कंट्रोल कैसे कर सकते हो, क्योंकि आपकी जो करंट शॉर्ट हो रही है वो हमारी बाहर हो रही है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकता हूं। अब देखो मैं क्या करूंगा, कुछ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूंगा, लाइक ऐसे ऐसे, लाइक ऐसे, एंड एक वायर को मैं यहां कनेक्ट कर दूंगा, एक को यहां कनेक्ट कर दूंगा, एंड एक को यहां कनेक्ट कर दूंगा। ओके यहां कनेक्ट कर दूंगा। तो इससे हमारी क्या हो रही है, हम डायरेक्टली, ये हमारी एक्चुअली क्या है, रोटर है, रोटर की जो स्पीड जो है हम डायरेक्टली यहां से हम कंट्रोल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करके हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगेन कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल सिस्टम मैं अगले लेक्चर में आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके तो आपको इतना बस पॉइंट याद रखो डिफरेंस में, कि आप इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में आप रोटर की स्पीड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है। चलो अब सेकेंड फीचर इसकी मैं बताता हूं। हम लोगों ने यहां पर स्टार कनेक्टेड क्यों लिया, इस पे बात करेंगे, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होती है। ओके रोटर में हमारी स्टार कनेक्शन होती है, एंड सेकेंड थिंग इज इसकी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है। किनकी, स्लिप रिंग, टीएसटी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है, बट इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क कम होती है। स्टार्टिंग टॉर्क हमारी क्या होती है, कम होती है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग टॉर्क हाई होती है। क्यों हाई होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो, ये हमारी रेजिस्टेंस है। अब आप देखो अच्छे से समझने की कोशिश करना, राइट। चलो सपोज ये मेरी स्टार कनेक्टेड है, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा स्टार कनेक्टेड क्यों लिया, एंड स्टार्टिंग टॉर्क भी एक्सप्लेन हो जाएगी, दोनों चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी। ये हमारी स्टार कनेक्टेड है। सपोज मैं यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर रहा हूं। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों ऐड करना है इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ताकि हम रोटर की स्पीड को वेरी कर सकें। ओके रोटर की स्पीड को आप कैसे वेरी कर सकते हैं, पहला सिंक्रोनस स्पीड के थ्रू। ओके सिंक्रोनस स्पीड के थ्रू मींस सप्लाई वोल्टेज के थ्रू, फ्रीक्वेंसी के थ्रू, पोल्स के थ्रू, नंबर ऑफ पोल्स दैट इज एनएस इज इक्वल टू 120 f/p ना। तो नंबर ऑफ पोल्स वेरी करके आप सिंक्रोनस स्पीड वेरी कर सकते हो, एंड सिंक्रोनस स्पीड वेरी होगी तो रोटर भी अपनी स्पीड वेरी करेगा, क्योंकि उससे रोटर को तो सिंक्रोनस स्पीड से कम होना है, तो वो अपनी स्पीड अकॉर्डिंगली वेरी करेगा। ओके तो एनएस वेरी होगी तो रोटर स्पीड भी वेरी होगी। तो एनएस कैसे वेरी होगी, सप्लाई वोल्टेज के थ्रू वेरी होगी, फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो हमारी एनएस वेरी होगी, नंबर ऑफ पोल्स से वेरी होगी। इन केस ऑफ बोथ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, ये तो दोनों के लिए है। बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर हम डायरेक्ट रोटर्स की स्पीड वेरी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर रोटर की स्पीड को वेरी करने के लिए हमें 3 फेज जो सप्लाई किया गया है उसकी सप्लाई वोल्टेज को वेरी करनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी नंबर ऑफ पोल्स वेरी करनी पड़ेगी, नहीं तो फ्रीक्वेंसी वेरी करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप डायरेक्टली रोटर की स्पीड को वेरी कर सकते हो। कैसे, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो। अब ये स्पीड कंट्रोल मेथड्स में नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलो मेरी क्वेश्चन क्या है, मेरी क्वेश्चन ये है कि ये रोटर जो है इसमें कंडक्टर जो स्टार कनेक्टेड क्यों है, एंड
इसकी हाई टॉर्क क्यों होती है इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, हाई स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होती है, ओके उस पर बात करेंगे। चलो सपोज अब हमारी यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगी हुई है, ओके एक्सटर्नल हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, ओके एक्सटर्नल हमारी रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप देख सकते हो ऐसे ही है ना, ये इससे ऐसे कनेक्ट गया फिर यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है, ये इससे ऐसे कनेक्ट गया फिर यहाँ ऐसे कनेक्ट है, सेम मैंने यही किया, ओके ये इससे कनेक्ट है, ओके ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्टेड है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, बीच में हमारी क्या है स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस आ गई है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, ओके चलो चलो अब आप मुझे बताओ ये हमारी रोटर रेजिस्टेंस है कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड ये हमारी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर ई एक्स टी। टोटल रेजिस्टेंस आप मुझे बताओ, दैट इज रोटर रेजिस्टेंस प्लस आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट टोटल रेजिस्टेंस। तो आप मुझे बताओ यहां टोटल रेजिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और वो क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ये हमारी स्टार कनेक्टेड है। क्यों स्टार कनेक्टेड होने से टोटल रेजिस्टेंस जो हम एक्सटर्नल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड है। अब देखो ध्यान से देखो, स्टार कनेक्टेड है, सेम करंट, कोई ब्रांचेस है, कोई ब्रांचेस नहीं है, मींस ये जो रोटर की जो रेजिस्टेंस है एंड जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो हमारी दोनों सीरीज रेजिस्टेंस बन चुकी है। सो ड्यू टू सीरीज रेजिस्टेंस हमारी टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई, एंड टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज होने के चलते एक फॉर्मूला है जिससे आप प्रूव कर सकते हो आपकी स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रोटर रेजिस्टेंस सर्किट। तो आपकी रोटर रेजिस्टेंस सर्किट ओवरऑल पूरी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि ये सीरीज बन चुकी है, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये हमारी एक एडवांटेज होती है इन केस ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। बट नाउ अगर मैं इसे डेल्टा कनेक्शन लेता, ये हमारी डेल्टा कनेक्शन, अगर मैं इसे डेल्टा कनेक्शन लेता तो अब हमारी क्या है, डेल्टा कनेक्शन अब हमारी क्या है, ब्रांचेस आ जा रही है ना, ब्रांचेस आ जा रही है, तो यहाँ पर हमारी जो रेजिस्टेंस सीरीज में हमारी नहीं हो पाती, पैरेलल में चली जाती, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने सीरीज, ताकि ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टार कनेक्टेड प्रेफर किया। करने को तो डेल्टा भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, टोटल रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं आएगी जितनी आपकी स्टार कनेक्टेड में आ सकती है, क्योंकि स्टार कनेक्शन डायरेक्टली आपकी जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप ऐड करोगे स्पीड कंट्रोल के लिए, वैल्यू के लिए, वो उसके साथ सीरीज में होगी, ओके। तो ये हमारी ऐसे हमारी स्टार्टिंग टॉर्क हमारी इंक्रीज होती है, ओके। तो ना अब कभी कभी इंटरव्यूअर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक यस, ये जो आप रोटर देख रहे हो, ओके, आपको एक और चीज मुझे बतानी है, ओके। चलो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू क्वेश्चन, अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन, ओके, ये रोटर है, तो आप लोगों ने देखा होगा ये कुछ ऐसी होती है, ये कुछ ऐसी स्क्विड होती है, स्क्विड, मैं इसे बोलूंगा स्क्विड, ओके। जो कंडक्टर्स जो होते हैं, ओके, ये ऐसे नेचर के होते हैं, आप ऐसे नहीं देखोगे, आप कुछ ऐसे देखोगे। तो इसकी एडवांटेज क्या है, ऐसे क्यों होता है, क्या ये डिजाइन है, नहीं, ये डिजाइन नहीं है, ओके। इसके पीछे लॉजिक है जिससे हमारी स्टार्टिंग टॉर्क में इंप्रूवमेंट आती है। किसमें इंप्रूवमेंट आती है, कम ऑन, स्टार्टिंग टॉर्क में हमारी इंप्रूवमेंट आती है। कैसे भाई, सपोज ये थोड़ी स्क्विड होती है, ट्विस्टेड होती है, एट एंगल थीटा पे होती है, ओके, आप देख लो ये थीटा बना रही है, एंगल थीटा पे होती है। अगर सपोज मैं अगर ऐसे लूं, इसकी लेंथ सेम है, दोनों रोटर की सब चीज सेम है, लेंथ ब्रेथ विड्थ सब सेम है, ओके, एंड हमारी कंडक्टर ऐसे होगी, सपोज ऐसे है, कंडक्टर हमारी ऐसे है, तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ L है, ओके, इसकी लेंथ L होगी, तो रेजिस्टेंस क्या होगी, R इज इक्वल टू रो L बाय, इसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी L बाय, तो ये हमारी R1 होगी। नाउ
अब मैं इसी कंडक्टर को, अगर मैं इसी कंडक्टर को थोड़ी ट्विस्ट करता हूं, क्लियर, इसी कंडक्टर्स को, ओके, अगर मैं ट्विस्ट करता हूं, ओके, ट्विस्ट करता हूं, तो आप देखोगे, ओके, ट्विस्ट करता हूं तो आप देखोगे इतनी स्पेस जो होगी मेरी बढ़ जाएगी, मतलब लेंथ जो होगी कंडक्टर की इंक्रीज करनी पड़ेगी, ओके, लेंथ हमारी इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। सेम है, बट ट्विस्ट कर दिए तो हमारी क्या हो रही है, लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी, ओके, बेसिक मैथमेटिक्स है, ओके, हमारी इंक्रीज होगी तो हमारी कंडक्टर की लेंथ, इतनी अमाउंट ऑफ लेंथ हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, तो लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, अगेन रोटर की रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज होगी, एंड अगेन स्टार्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस, ऑलवेज रिमेंबर, तो हमारी स्टार्टिंग टॉर्क में इंप्रूवमेंट होती है, इसीलिए मैं ऐसा अरेंजमेंट करता हूं, मतलब हम ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, ओके, तो ये हमारी अगेन एक बेसिक्स इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकती है। नाउ तो आपको इंटरव्यूअर पूछे कि भाई 3 फेज इंडक्शन मोटर बताओ, प्रिंसिपल बताओ, वर्किंग बताओ, तो आप बता सकते हो। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे भाई स्टेटर बताओ, तो आप बहुत चीजें आप स्टेटर बता सकते हो। अगर आपको इंटरव्यूअर पूछे बताओ भाई स्टेटर में डेल्टा मीन्स वाइंडिंग क्यों होती है, तो आप वो भी बता सकते हो। आपको इंटरव्यूअर पूछे कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रोटर्स की, लाइक मैं बोल सकता हूं रोटर की आपने जो देखा अरेंजमेंट, जो मैं ये अरेंजमेंट बताया था आपको, विच अरेंजमेंट स्टार कनेक्टेड क्यों होती है रोटर, तो आप बता सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो योर स्पायरल केज इंडक्शन मोटर की एडवांटेज डिसएडवांटेज एंड आपकी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरव्यूअर काफी पूछते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन योर मोटर एंड जनरेटर, तो क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बताऊं मैं। बेसिक डिफरेंस ये है कि मोटर में हमारी इनपुट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, एंड आउटपुट हमारी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, राइट। बट इन केस ऑफ जनरेटर में हमारी इनपुट क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, आउटपुट क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। मैं कल आपको बताऊंगा अल्टरनेटर्स, टाइप्स ऑफ अल्टरनेटर, पैरेललिंग कंडीशंस, ब्रशलेस अल्टरनेटर, एक्साइटेशन सिस्टम, सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जनरेटर एंड अल्टरनेटर। कोई डिफरेंस ऐसी मतलब बोलूं तो स्पेसिफाइड कोई बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शनल डिफरेंसेस नहीं होती है, बस एक छोटी डिफरेंस यही होती है कि जो हमारी जनरेटर होती है, सिंपली जनरेटर और वी कैन से डीसी जनरेटर जो होती है वो हमारी डीसी करंट प्रोड्यूस करती है, बट इन केस ऑफ अल्टरनेटर वो हमारी एसी जनरेटर होती है। अल्टरनेटर इज आल्सो कॉल्ड एसी जनरेटर और इट इज आल्सो कॉल्ड सिंक्रोनस जनरेटर, कंफ्यूज नहीं होना है। वो हमारी एसी करंट प्रोड्यूस करती है, एसी करंट हमारी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। जैसे ही आप मैकेनिकल एनर्जी फीड करोगे वो अपनी एसी करंट डेवलप करेगी। तो एसी करंट जो डेवलप कर रही है विद द हेल्प ऑफ, अगेन वहां पर भी अरेंजमेंट आपकी होती है स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस, ओके, स्लिप रिंग एंड ब्रशेस के थ्रू होती है। बट इन केस ऑफ योर जनरेटर वहां आपकी स्प्लिट रिंग, डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूं, स्प्लिट रिंग एंड ब्रशेस होती है, राइट। एंड मैं उसे बोलूंगा कम्यूटेटर, जो डायरेक्शंस को रिवर्स होने नहीं दे रही है, जो हमारी सेम डायरेक्शंस पे कंटिन्यू रख रही है, ओके, डीसी करंट जनरेट कर रही है, दैट इज योर जनरेटर। एंड वहां पर आपकी कम्यूटेटर फिनोमिना आती है जो कि मैं बोलूंगा स्प्लिट रिंग, ओके, और ब्रशेस। बट इन केस ऑफ योर एसी जनरेटर और अल्टरनेटर वहां पर स्लिप रिंग एंड ब्रशेस होती है, ओके। तो ये आज की लेक्चर्स थी, आई होप ये काफी इंफॉर्मेटिव होगी। नेक्स्ट लेक्चर्स पे मैं मिलूंगा डिफरेंट इलेक्ट्रिकल्स के टॉपिक पे, सो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आपके लिए कितनी लेक्चर्स इंफॉर्मेटिव रही, सो जिससे मुझे पता चलेगी, आपकी फीडबैक भी पता चलेगी, एंड मुझे और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस लाऊंगा, मुझे मोटिवेशंस मिलेगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ माय ट्यूटर। थैंक यू।